Hello student, welcome to Students Interest. Today I will talk about environment and its component. The video will be bilingual so you will not face any problem to understand it. Let's start. Environment. What is environment? क्या आप जानते हैं environment किसको कहते हैं? Whatever you see in your surrounding, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसी को environment कहा जाता है. Whether it be नेचुरल और मैन मेड, चाहे वो प्राकृतिक हो या आदमी के द्वारा बनाया गया हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है. देखें कि इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फेनामेना. नेचुरल, जैसे कि नेचुरल कंपोनेंट की बात करें तो जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, या फिर लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब नेचुरल कंपोनेंट्स हैं. और मैन मेड की बात करें तो बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ये सब क्या है? मैन मेड है. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फेनामेनन इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट को बांटा गया है दो भागों में. कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं और कुछ को ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं. तो जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे, जैसे कि पहाड़ हो गया, जैसे कि रोड हो गया, या फिर बिल्डिंग हो गया, या जो भी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है सारा क्या हो जाएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट हो जाएगा. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो गया कि वैसा इन्वायरमेंट जो नेचर के द्वारा बनाया गया, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं ये सब जो है पेड़ पौधा, पहाड़ पठार, ये सब क्या है? सारा जो है बनाया हुआ है नेचर का, इसीलिए इसको नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं. तो देख लिए कि इन्वायरमेंट को दो भाग में बांटा गया. अब आगे देखते हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. अब इसको भी दो भाग में, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक. तो बायोटिक किसको कहते हैं और एबायोटिक किसको कहते हैं? बायोटिक वो होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? लिविंग, मतलब वैसा नेचुरल इन्वायरमेंट जो लिविंग हो. क्या हो? जो लिविंग हो. लिविंग मीन्स जिसके अंदर जान होता है. जैसे कि अब एनिमल है, प्लांट है, इसके अंदर क्या है? जान होता है, ये लिविंग थिंग्स है. तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जो बायोटिक कहलाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं जिसके अंदर जान नहीं होता है, जैसे कि आपको पहाड़ हो गया या पठार हो गया, मतलब कि माउंटेन हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या है? या सी हो गया. तो ये सब के अंदर जान नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज नॉन लिविंग थिंग्स. तो नेचुरल इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर मतलब कोई लाइफ नहीं होता है उसको एबायोटिक कहेंगे, और जिसके अंदर लाइफ होता है उसको बायोटिक कहेंगे. तो समझ गए कि नेचुरल इन्वायरमेंट को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक भी समझ लिए और एबायोटिक भी समझ लिए. वही कहता है कि बायोटिक क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस विच इज लिविंग इज कॉल्ड बायोटिक. जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है? ये बायोटिक है, लिविंग होता है. ह्यूमन भी क्या है? बायोटिक है. और ये भी क्या है? बायोटिक में आता है. जबकि आप देखिए ये भी नेचुरल ही है. ये पहाड़ पठार कोई आदमी थोड़े बनाता है, ये तो नेचर के द्वारा ही बनाया गया है. लेकिन ये क्या है? एबायोटिक इन्वायरमेंट में आता है. ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को दो भाग में बांटे. कौन चीज? बायोटिक में और एबायोटिक में. अब कहता है नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल आर द एलिमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. ये सब जितना भी है सब एलिमेंट है किस चीज का? नेचुरल इन्वायरमेंट का. और इट प्रोवाइड्स अस बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. देखिए हम लोगों को जीवित रहने के लिए जो है ना, ये बेस प्रदान करता है. अब बेस प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए कि जो भी लिविंग थिंग है उसको तो एयर की जरूरत होगी, उसको तो वाटर की जरूरत होगी. और एयर और वाटर ये कहाँ से आएगा? ये तो नेचुरल इन्वायरमेंट से आएगा ही ना. दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स द बेस ऑफ आवर
एग्जिस्टेंस, है ना, ये क्या करता है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बेस प्रोवाइड करता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को डिवाइड किया गया है 4 कंपोनेंट में। नेचुरल इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर और चौथा है बायोस्फीयर। नाउ आई विल टॉक अबाउट all of these one by one. Let's start. देखिए, ये होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का, ये चारों कंपोनेंट्स है। एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है लिथोस्फीयर, एक है एटमॉस्फेयर, एक है बायोस्फीयर। अब देखते हैं इस सब में से एक एक करके सारे को। पहला है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू अस हाइड्रोस्फीयर। मतलब वाटर का जो डोमेन है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो सी हो। देखिए, ये सी है, ये रिवर है, ये सब क्या है? डोमेन ऑफ वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर भी है, तो ये सब डोमेन ऑफ वाटर है। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, ओशियन के फॉर्म में होता है, सी के फॉर्म में होता है, रिवर के फॉर्म में होता है, लेक के फॉर्म में होता है और पॉन्ड के फॉर्म में होता है ना। समुद्र के, नदी के, झील के और पॉन्ड यानी तालाब के फॉर्म में ये होता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसका फॉर्म है हाइड्रोस्फीयर का फॉर्म। अगर पूछे क्वेश्चन में कि राइट द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फीयर, देन यू कैन राइट इट ओशियन, सी, रिवर, लेक, etc। हाइड्रोस्फीयर इज इसेंशियल फॉर ऑल लाइफ। देखिए, अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं रहता तो पानी नहीं रहता, और पानी नहीं रहता तो कोई भी लाइफ जो है जिंदा नहीं रहता। देखिए, अभी भी जो है ना, साइंटिस्ट लोग या जो स्पेस में जाते हैं, वो जो है मून पर अभी नासा भेज रहा है कि पता लगाने के लिए क्या वहां पर पानी है। तो वो क्या खोज रहा है? वो हाइड्रोस्फीयर खोज रहा है, ताकि क्या हो सके, वहां भी आदमी सरवाइव कर सके। न तो वहां पे पानी है, न पानी का पता चल पाया है, न एटमॉस्फेयर का। जहां पर एटमॉस्फेयर होगा, जहां पर पानी होगा, वहीं तो लाइफ का सर्वाइवल हो सकता है, तभी न कोई लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकता है। तो देखें कि हाइड्रोस्फीयर कितना इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट होता है। जैसे कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर में जो कड़ा भाग होता है, हार्ड टॉप लेयर होता है, उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें आपको माउंटेन वगैरह सारा चीज आ गया, क्योंकि ये जो है ऊपर वाला क्रस्ट का बात कर रहा है। इट इज मेड बाय रॉक, ये रॉक का बना होता है, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और लिथोस्फीयर थिन लेयर ऑफ सॉइल से घिरा हुआ होता है। तो लिथोस्फीयर समझ गए, ये टॉप लेयर होता है। ये पृथ्वी का जो है ना टॉप लेयर होता है, उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर? तो इसका यूज किया जाता है फॉरेस्ट जो है ये हमको देता है, यह ग्रासलैंड देता है, भूमि जहाँ पर जो है हम लोग अपना ग्रेजिंग कर सकते हैं एनिमल को, तो ग्रासलैंड भी देता है लिथोस्फीयर। लैंड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, हमको जो है ना एग्रीकल्चर हम लोगों को करने के लिए भूमि देता है। लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों को निवास करने के लिए भी ये लोगों को निवास करने के लिए भी लैंड प्रोवाइड करता है। कौन? लिथोस्फीयर। सोर्स ऑफ मिनरल, और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जितने भी मिनरल्स हम लोग प्राप्त करते हैं वो लिथोस्फीयर का ही हिस्सा होता है। सो यू सी द advantage of lithosphere, and we all of these things provide lithosphere to us. That's why it is very important. Next, biosphere. Biosphere is the combination of plant kingdom and animal kingdom. ये जो है ना कंबाइंड रूप होता है प्लांट किंगडम का, यानी प्लांट का जो अपना किंगडम होता है उसका, और एनिमल किंगडम का, दोनों का कंबाइंड रूप को ही बायोस्फीयर कहते हैं। समझ गए बायोस्फीयर किसको कहते हैं? सिंपल है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, अब कहता है बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट।
जितना भी लिविंग कंपोनेंट होता है इसके बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, या इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर एंड ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स भी बायोस्फीयर का पार्ट है। कहता है इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। यह अर्थ का नेरो जोन होता है जहां पर लैंड, वाटर और एयर साथ में इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ठीक है, कहता है विथ द अदर्स टू सपोर्ट लाइफ, और ये क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, कहता है एटमॉस्फेयर, द थीन लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि ये जो थीन लेयर देखते हैं हमारे पृथ्वी के चारों ओर, उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसको इन्वेलप भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर इज लाइक एन इन्वेलप, यह इन्वेलप के जैसा होता है, और चारों तरफ से जो पृथ्वी घिरा हुआ है एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। अब इसको एटमॉस्फेयर को होल्ड कौन किया हुआ रहता है, तो एटमॉस्फेयर को जो होल्ड किया रहता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को हार्मफुल रे से और स्क्रॉचिंग हीट और सन से। देखिए एटमॉस्फेयर क्या करता है हम लोगों को, हार्मफुल रे जो अल्ट्रावायलेट रे आती है, तो ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, आप पढ़े होंगे कि एक ओजोन लेयर होता है, ये क्या करता है हम लोगों को हार्मफुल रे जितना भी मतलब सन से निकलता है वो उसको वहीं पे ट्रैप कर लेता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बचे रहते हैं, हम लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है नहीं होता है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे का माना जाता है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होते जा रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मेनी इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट है, जैसे कि फ्रिज हो गया या एसी हो गया, इन सब से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और ये क्या करता है, धीरे धीरे O3 यानी ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, O3 को धीरे धीरे ये डिप्लीकेट कर रहा है, मतलब कि पतला कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, अब रे जो है, कुछ रे यहाँ तक भी हम लोगों तक पहुंच जाता है, जिससे कि बहुत सारी स्किन डिजीजेज हो रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट को हम लोगों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो क्लाइमेट भी चेंज होगा। क्या होगा, क्लाइमेट भी चेंज होगा, और वहाँ का वेदर भी चेंज होगा, मौसम भी और क्लाइमेट दोनों चेंज होगा एटमॉस्फेयर के चेंज होने से। इसीलिए जरूरी ये बात है, याद रखना है कि एटमॉस्फेयर जो है बनता है, एटमॉस्फेयर में नेचुरल और ह्यूमन मेड एटमॉस्फेयर होता है, तो सबको एकदम प्रोटेक्ट करके रखना है, नेचुरल इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है ताकि हम लोग अच्छे से पृथ्वी पर रह सकें। ठीक है, अब देख एटमॉस्फेयर में रहता क्या क्या चीज है, ये किस किस चीज का बना होता है। तो एटमॉस्फेयर जो है ना, ये नाइट्रोजन का जो है परसेंटेज कितना है, 78% यहाँ पर नाइट्रोजन है। टोटल पूछा जाएगा कि व्हिच गैस इज प्रेजेंट मैक्सिमम इन द एटमॉस्फेयर, तो आप कहेंगे क्या कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट गैस पूछा जाएगा किसका है, तो वो है ऑक्सीजन का। ठीक है, और अदर में 1% में अदर सारा आ जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, और यही बहुत ज्यादा है, 0.03% ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहता है रिमाइनिंग प्रेजेंट इन अदर गैस के फॉर्म में रहता है, अदर गैस के फॉर्म में जो बचा हुआ है वो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि एटमॉस्फेयर में जो है 3 मेन गैसेज होते हैं मिला हुआ, और वो पहला जो होता है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन का होता है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं। देखिए इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से फिजिकली या फिजिकल फैक्टर के द्वारा या केमिकल फैक्टर के द्वारा, तो उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का जो है फादर किसे कहा गया है, तो टेंसले को कहा गया। यह ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस टर्म का खोज किया, इन्होंने इस टर्म को दिया इकोसिस्टम। ठीक है, 1935 ईस्वी में जो है इकोसिस्टम का दिया, और फादर ऑफ इकोसिस्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोसिस्टम आर्थर टेंसले। ठीक है, अब देखते हैं ये जो है रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच और उसके सराउंडिंग के बीच। हम लोग जो रहते हैं अपने सराउंडिंग से जुड़े रहते हैं, और इसी के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को इकोसिस्टम कहा गया है। ऑल ऑर्गेनिज्म लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल अंडर द इकोसिस्टम। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एंड वही जो है लिंक्ड होता है और ट्रांसफर करता है अपना एनर्जी। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कि हम लोग एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट या एनिमल को फूड के रूप में लेते हैं, एज अ सोर्स ऑफ फूड लेते हैं, तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी पाते हैं। तो वो क्या कर दिया, अपना एनर्जी, चाहे वो मतलब कि प्लांट जो है सारा एनर्जी हम लोगों को दे दिया, हम लोग उसका फ्रूट तोड़ के खा लिए। तो इस तरह से क्या होता है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। हम लोग पे भी प्लांट डिपेंड है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जीने के लिए देते हैं, और वो भी हम लोगों को जिंदा रखता है, क्योंकि प्लांट जो है CO2 हम लोगों से लेता है और ऑक्सीजन हम लोगों को देता है, जो कि बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो इस तरह से बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, एनिमल और प्लांट दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और ट्रांसफर करता है अपने एनर्जी को। इसी तरह से ये इकोसिस्टम चलता है। तो देखें कि इकोसिस्टम में कैसे एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इकोसिस्टम देखिए, ये क्या है, ये जो फिगर में देख रहे हैं आप, इकोसिस्टम है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मछली है और यह इस पे सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पे पानी है। तो इस तरह से ये क्या कर दिया, दोनों, अब ये अपना भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पर डिपेंड हुआ। इसी रिलेशनशिप को ही तो कहा जाता है इकोसिस्टम, है ना। अब देखते हैं कि नेचर जो है मेंटेन करता है ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स विद इन ईच इकोसिस्टम। कहता है नेचर क्या करता है, मेंटेन रखता है परफेक्ट बैलेंस को। अगर नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होता है, हम लोगों को ही सहना पड़ता है। ये जो आजकल देख रहे हैं कि समय पर मॉनसून नहीं आता है, इसका मेन कारण क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, अपनी जरूरत का सामान बना रहे हैं और पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो जो है वेरी करता है, और समय पे जो है ना धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, और समय पे कोई वेदर ठीक ढंग से आता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है नेचर को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तभी होता है। कहीं पर देखते होंगे फ्लड आ गया, कहीं पर देखते होंगे बारिश ही नहीं होगी हो रही है तो वहां पर सूखा आ गया। तो ये सारी चीजें हैं। कहता है ह्यूमन एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट उसको कहते हैं जो जितना भी चीज है जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया हो। देखिए, ऑल द थिंग्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है ऑल द थिंग्स, जितना भी चीज क्रिएट किया गया है ह्यूमन के द्वारा वो सारा आएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत। जैसे कि रोड हो गया, आपका रेलवे हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, डैम हो गया, स्कूल हो गया, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और मॉडिफाई करता है इसको अपने अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब देखिए
कि रोड रोड बना किससे बना, ये तो पत्थर से बना है या फिर ईंट से बना है, और ईंट किससे आता है, तो नेचर से आता है। तो हम लोगों को जरूरत पड़ी रोड की, तो हम लोग क्या कर दिए, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर दिए और रोड तैयार कर लिए। हम लोग क्या किए, जो है रेलवे का जरूरत पड़ा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यकता पड़ी, तो हम रेलवे तैयार कर लिए। रहने के लिए बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ी, तो बिल्डिंग्स तैयार कर लिए। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, सारा का जो बेस है वो जो है नेचुरल इन्वायरमेंट ही है। नेचर से ही हमको प्राप्त होता है, और उसको यूजफुल, उसमें हम क्या कर देते हैं, वैल्यू ऐड कर देते हैं, उसको यूजफुल बना लेते हैं, और वो रिसोर्स हो जाता है। ठीक है, रिसोर्स का डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रिसोर्स उसी को कहते हैं, नए 8th में पढ़ेंगे। रिसोर्स उसी को कहा जाता है जिसमें हम लोग वैल्यू ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब, जब आप कोई पेन से लिख रहे होते हैं, जब तक उसमें इंक है तब तक वो आप रिसोर्स है आपके लिए। जैसे ही इंक खत्म हुआ, आप क्या कर दिए, उसको फेंक दिए, तो वो क्या हो गया, रिसोर्स नहीं रहा। तो रिसोर्स तभी कहलाता है जब उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि रोड बना, रेलवे बना, सब क्या है, ये रिसोर्स हो गया, और ये क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है, और ह्यूमन क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है अपने आवश्यकता के अनुसार। ह्यूमन बीइंग यूज देयर स्किल, अपना स्किल को यूज करता है, नो हाउ टू क्रिएट थिंग फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। और क्या करता है, स्किल को यूज करके वो नेचुरल इन्वायरमेंट से ह्यूमन इन्वायरमेंट में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से देखें कि कन्वर्जन कैसे होता है नेचुरल इन्वायरमेंट से ह्यूमन इन्वायरमेंट में। जैसे कि पत्थर था, पत्थर को तोड़ा गया तो वो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया जिसको गिट्टी बोलते हैं, और उसको जो फिर बाद में जो है उससे रोड तैयार किया गया। तो देखें कि हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज कैसे किए ह्यूमन इन्वायरमेंट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए आपके सामने है, ये कितना अच्छा पिक्चर है। ये बिल्डिंग बनाया गया है, और ये नेचुरल इन्वायरमेंट से हम लोग क्या कर दिए, इसको कन्वर्ट कर दिए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में यहाँ यहाँ जो है पुल कंस्ट्रक्ट कर लिए, यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर लिए, यहाँ देख रहे हैं कि रेलवे कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो ये सारे क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, जो हम लोग अपने आवश्यकता के लिए इसको किए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये सारा ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसे है। तो चलिए देखते हैं अब अगला स्लाइड। कहता है ह्यूमन, कहता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। देखिए हम लोग जो है ना इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्ट हैं, और इसमें जो है जाने अनजाने में क्या करते हैं, उसको कभी कभी जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को खुद भुगतना पड़ता है। जैसे कि मैन हैज चेंज इन्वायरमेंट टू गेट एक्सटेंट थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए मैन क्या करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको क्या कर रहा है, इसको क्षति पहुंचा रहा है, ऑन यूज एंड बेनिफिट। अब चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट इसी की वजह से, और लोग क्या कर रहा है, अपने बेनिफिट्स के लिए, फॉर देयर ओन ग्रीड एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट्स दे यूज दीज थिंग्स। मेन यूज रिसोर्सेज रेकलेसली। देखिए इस बात पर आप गौर करेंगे कि कहता है मेन जो है ना यूज करता है रिसोर्स को रेकलेसली। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे पानी है, हम लोगों को एबंडेंट मात्रा में यहाँ पर है, पानी आराम से पर्याप्त मिलता है। तो हम लोग देखते हैं, कई जगह देखते होंगे कि पानी को ऐसे बहा रहा होता है, नल खुला है, खुले छोड़ दिया है ना। तो इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, धीरे धीरे इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, एंड वन डे विल कम व्हेन लो जो है मतलब प्योर वाटर को प्राप्त करने के लिए तरसेंगे, है ना। कई जगह वाटर स्कार्सिटी है, देखते होंगे कि वर्ल्ड के कई हिस्सों में, जैसे कि दुबई हो गया, यूएई हो गया, वहां पर पानी नहीं है, तो लोग पानी के का महत्व समझता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एबंडेंट मात्रा में पानी है, तो हम लोग उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स एज वेल एज द नेचुरल इन्वायरमेंट and the component which we get from the nature.
पीपल इंक्रीज्ड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए आदमी क्या किया है, अर्बनाइजेशन किया है। अर्बनाइजेशन मतलब लोग शहरी बन गए हैं, तो ढेर सारा गाड़ी खरीद लिया है, और उससे क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। हम लोग क्या विलेजर लाइफ को छोड़ करके अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो लेकिन उसका जब फायदा है तो नुकसान भी है। हम लोग लग्जरियस लाइफ तो जीते हैं, पर क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरा होता है। तो ये जरूरी है कि जो भी हम काम करें तो उसमें अगर इन्वायरमेंट उससे बाधित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसका हम लोग अल्टरनेटिव भी सोचें। अगर पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हमको, एक पेड़ काट रहे हैं तो दो लगा दें, उसके बाद पेड़ अगर जरूरत है तब काटें, ठीक है। तब इससे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस है, नेचर और ह्यूमन का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो वही कहता है, पीपल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हिच कॉज डिफोरेस्टेशन। और ये क्या करता है, उसको लोग क्या करता है, डिफोरेस्टेशन करता है। डिफोरेस्टेशन किसको कहते हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, मतलब ट्री को जब हम लोग काटते हैं उसी को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और आजकल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोग क्या कर रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है, या अदर यूजेज के लिए भी डिफोरेस्टेशन कर रहा है। लोगों को रहना है, ह्यूमन सेटलमेंट करनी है, तो डिफोरेस्टेशन कर दिया, यानी फॉरेस्ट को उजाड़ करके। अब बहुत कम मात्रा में ही यहाँ पर फॉरेस्ट बचा है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस सीवियर इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को इन्वायरमेंट से संबंधित, पोल्यूशन से संबंधित उठानी पड़ती है। अब देखें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे जो है, देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर दिया और कितना ज्यादा पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग अपना यूज का सामान कर लिया। आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है, इट इज नॉट डिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, लैंड पोल्यूशन, इट इंक्रीज द लैंड पोल्यूशन। सो पीपल रेकलेसली यूज प्लास्टिक एंड दे थ्रो इधर एंड दिधर। वो क्या करता है, रेकलेसली यूज करता है इसको, और इधर उधर क्या कर देता है, फेंक देता है, जिससे क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह का काम आप लोग ना करें। जब भी कोई चीज खाएं तो उसको डस्टबिन में डालें, और उसको अच्छा से सोचें कि कैसे इसको डिकम्पोज कर दिया जाए, ताकि जो है ये लैंड के साथ साथ एयर को भी कंटामिनेट ना करे, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। देखिए बायोटिक बता चुके थे आपको, वैसा जिसमें क्या होता है, जान होता है। तो देखिए मिनरल में होता है लाइफ, नहीं होता है, रॉक में नहीं होता है, रिवर में नहीं होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा प्लांट। प्लांट में क्या है, इसको बायोटिक इन्वायरमेंट कहेंगे क्योंकि इट हैज लाइफ। लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, आपको अगर पूछा जाए तो ये सब क्या होगा, ए बायोटिक होगा, ए बायोटिक होगा, है कि नहीं। अब कहता है, अब कहता है आपको कि द डोमेन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, लाइफ का जो डोमेन होता है उसको क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे, लिथोस्फेयर कहेंगे, हाइड्रोस्फेयर कहेंगे, नहीं, बायोस्फेयर कहेंगे, है ना। द डोमेन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फेयर, उसको बायोस्फेयर कहते हैं। अगला एक खूबसूरत क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या मिलता है हमको, माउंटेन, सॉइल और प्लेट्यू। तो देखिए लिथोस्फेयर तो सबका पार्ट होता है ना, बताए हैं लिथोस्फेयर इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का टॉप लेयर होता है जिसमें माउंटेन्स भी होते हैं, सॉइल भी होते हैं और प्लेट्यू भी होते हैं। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। नेक्स्ट, which is not a natural ecosystem। कहता है कि यह नेचुरल इकोसिस्टम इसमें से कौन नहीं है। तो डेजर्ट जो है नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, ग्रासलैंड क्या है, नेचुरल है। सब नेचर से हमको मिलता है, ये भी और ये भी आपका। लेकिन सही कहता है which is not, आपका ये पूछ रहा है कि कौन नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। देखिए एक्वेरियम के साथ क्या होता है कि हम लोग जो है ना,
एक छोटा सा जार ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं और इसमें फिश रखते हैं, ठीक है, इसी को एक्वेरियम बोला जाता है, ठीक है। तो एक्वेरियम जो है यह नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मैन मेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हिच इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट कौन है? स्कूल, प्लांट्स और रेलवे। इस तीनों में से आप देखिए कि ह्यूमन मेड कौन है। कहता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन है, तो स्कूल और रेलवे, प्लांट्स को आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन गलत दिया है, ए और सी हो जाएगा, ए और सी, है ना, ए और सी आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि डैश, यहाँ पर जो है डैश होगा, डैश इन्वायरमेंट रेफर टू द नॉन लिविंग थिंग्स। तो ए बायोटिक इन्वायरमेंट को क्या कर, नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करता है। लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल आर द एलिमेंट ऑफ डैश। तो ये किस चीज का एलिमेंट होता है? तो नेचुरल इन्वायरमेंट का होता है। डैश इज सॉलिड क्रस्ट, कौन सा जो है सॉलिड क्रस्ट होता है? मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल। तो लिथोस्फीयर बना होता है, सॉलिड क्रस्ट होता है, यह रॉक और मिनरल का बना होता है। बायोटिक में क्या होता है इंक्लूड? लिविंग वाला इंक्लूड होता है बायोटिक में, ये सब जानते हैं। So thank you for watching. If my video, please subscribe it and like it, share with your friends so that I can make this type of video for you. Thank you so much.